तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती, एमपी आरईओ भर्ती, एमपी सब इंजीनियर भर्ती, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साइंस की मैराथन नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन नंबर 3 आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, संपूर्ण विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मैराथन के माध्यम से। तो ये आपकी 50 प्रश्न रहेंगे, इसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे और ये रियल और ऑथेंटिक प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आज सुबह हमने कंप्यूटर की पीवाईक्यू क्लास कराई है, वो भी आप लोगों को जरूर देख लेना है। और इसकी पहले की जो 2 मैराथन हम करा चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी पटवारी के नाम से, वहां पर इसके पहले की भी दोनों आपको जो है वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है, शुरू करें। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न और ये एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 फर्स्ट शिफ्ट 4 अप्रैल को पूछा गया है। एकदम रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति यानी जो व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्रॉस्ड लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं ऐसा व्यक्ति जिसकी निकट दृष्टि दोष हो गया है, यानी कि जिसको मायोपिया हो गया है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में जानते हो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे भाई दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं। तो नाम के विपरीत इसका अर्थ होता है, इसका कार्य होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्यूशन आपको बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि किस लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्या इसमें गुण ऐसे पाए जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया एक नेत्र दोष है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अवतल लेंस जो कॉनकेव लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैला करके प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर बनाता है, जिससे ये दृष्टि ठीक हो जाती है। ये क्या करता है, जैसे कि ये हमारी आंख है, अभी जो प्रतिबिंब बन रहा था वो यहीं पर बन जा रहा था, ठीक है, और हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा था तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस क्या करता है, ये प्रसारित करने का काम करता है, चीज़ों को फैलाने का काम करता है। तो अब जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था ना, उसको खींच करके वो रेटिना पर लेकर के चला जाता है और प्रतिबिंब अब रेटिना पर जब बनने लगता है तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो ध्यान रखना, यह एक अपसारी लेंस होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है शरीर, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग के छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। यानी ये जो कॉकरोच होता है ना, इसके शरीर के जो पार्श्व भागों में छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद, जो छेद होते हैं वो छेद पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे छेदों को हम क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कॉकरोच वैसे भी चर्चा में है तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। श्वास नली, श्वास रंध्र कहते हैं, बीजाणु कहते हैं या फिर डायफ्राम कहते हैं। बताइए, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना उसके शरीर पर, उसको हम क्या कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम श्वास रंध्र कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कीट, जैसे कि कॉकरोच के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है। ये श्वास नलिकाओं यानी ट्रेकिया के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। जैसे कि ये कोई कॉकरोच है, इसके किनारे किनारे पर ये छेद पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये छेद सीधे ट्रैकिया से जुड़े रहेंगे। यहाँ से कॉकरोच सांस लेगा, ट्रैकिया में वायु पहुंचेगी और उसका काम जो है चलता रहेगा, उस सांस पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से कॉकरोच की श्वसन प्रणाली कार्य करती है। आगे बढ़ें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम दिया है ना। 22 तारीख से आपका एग्जाम है। ऐसे में अगर आप चाहें किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपने तो सिलेबस को कंप्लीट कर लें तो मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है ना। किसी का 799, 899, 900 रुपए का कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आया है एक बेहतरीन सुपर सिलेक्शन पीडीएफ थ्योरी टेलीग्राम बैच। इस टेलीग्राम बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको हम बता देते हैं और कम टाइम में कम पैसे में पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। देखिए, इसमें आपको सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से, अच्छी राइटिंग में लिखे हुए और अच्छी तरह से टाइप किए हुए थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहली बात।
उसके बाद में इनके सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो भी हम आपको करा रहे हैं विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा एग्जाम के जस्ट 15 दिन पहले हम क्विज सीरीज चालू कर देते हैं, जहां पर हम इसी ग्रुप में क्विज करवाते हैं, टाइम लगाकर क्विज करवाते हैं, तो आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी में। इसके अलावा 1 तारीख से हम प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाले हैं, तो बढ़िया से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आपकी एक एग्जाम देने की एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी यहां पर तैयार हो जाएगी। अभी तक 877 शायद 890 हो गए, 890 मेंबर अभी तक ऐड हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि 890 लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करके अब रिवीजन करके और तैयारी कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, और आप अभी तक फॉर्म में करेक्शन करवा रहे हैं मेरे भाई। बताइए, तो ये 890 लोग आपसे कितना आगे निकल चुके हैं, है ना। तो अभी भी समय है, टाइम मत गवाइए, तुरंत टेलीग्राम बैच ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत इसमें एडमिशन ले लीजिए। मात्र 198 रुपये में आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। कैसे प्राप्त करेंगे वो सारी प्रक्रिया आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ज्वाइन ग्रुप लिख करके आएगा, क्लिक करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे, एक तरफ से आपको सारे सब्जेक्ट लगे हुए मिल जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, वो सब्जेक्ट खुल जाएगा, उसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी, PYQ मिल जाएंगे, MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपको लेआउट का स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी भी समय है, बिना समय गवाए हुए तुरंत एडमिशन ले लीजिए मात्र 198 रुपए में। चलें आगे बढ़े, और MP REO वाले जितने भी हैं, आप लोगों के लिए मात्र 199 रुपए में आपको पूरा CSET मिलने वाला हो, पूरा एग्रीकल्चर मिलने वाला, ठीक है। तो 199 में आप भी इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है जुड़ सकते हैं अपने REO बैच से। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया था 4 तारीख को, देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रकाशिक तंतु यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स नामक भौतिकी की एक शाखा का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, यह आपसे पूछ रहे हैं। पतले लेंसों के माध्यम से अपवर्तन के सिद्धांत पर, पार्श्वी प्रवर्धन के आधार पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर, या न्यूनतम विचलन कोण के आधार पर, किस पर काम करता है मेरे भाई। 4 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। सही आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आज सुबह कंप्यूटर वाली क्लास में भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था, तब भी हमने आपको समझाया था। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु फाइबर ऑप्टिक्स। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है, और जिससे ऊर्जा की हानि नहीं होती है और प्रकाश काफी दूर तक काफी स्पीड में गमन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है। बोस म्यूकस ये किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए कौन है बॉस है। तो बोस म्यूकस ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑक्स का, बैल का, बफेलो भैंस का, हॉर्स घोड़े का, या फिर वाइल्ड याक जंगली याक का, किसका नाम है बॉस म्यूटस। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जंगली याक है इसे हम बॉस म्यूटस कहते हैं, ठीक है। ये भी 4 अप्रैल का ही है। देखिए, बॉस म्यूटस जंगली याक का वैज्ञानिक नाम है। यह तिब्बती पठार और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक बड़ा स्तनपायी, जैसे अपने यहाँ सांड होते हैं ना, तो सांड से भी बड़ा बड़ा होता है वो, ठीक है। ये जो आपका जंगली याक है, और इसकी शरीर पर बड़े बड़े ऐसे बाल होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है ना। तो इसको मतलब भगवान ने इसको बनाया है इस तरह से, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये बाल होने की वजह से जो है इसको ठंडी नहीं लगती है, ठीक है। इसे आप हिमालयी क्षेत्रों का सांड भी कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें। बॉस म्यूटस इसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम। एक बार फिर से कहीं पूछा गया था, शायद डिप्टी जेलर में ही पूछा गया था इसका वैज्ञानिक नाम। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बताइए, विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में किस वाले में जो है परिवर्तित हो रही है। LED में होती है, टेबल फैन में होती है, लाउड स्पीकर में होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है, किस में होती है भैया। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल फैन में। तभी तो टेबल फैन घूमने लगता है ना भाई, इसको अगर गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कैसे घूमेगा। तो देखो, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो इस मोटर में आती है, मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या कर देती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और इससे जुड़ा हुआ जो पंखा होता है वो पंखा घूमने लगता है, ठीक है। तो टेबल फैन आपका बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा। देखिए, टेबल फैन में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर देती है, जिससे पंखे के जो ब्लेड होते हैं वो घूमने लगते हैं और हमें हवा मिलने लगती है। अच्छा, अभी एक वीडियो देखा था भैया, पंखा हवा नहीं देता है, पंखा हवा नहीं देता है, पंखा क्या करता है, हवा को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। पता था क्या तुमको, नहीं पता था।
देख लेना, इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। डिस्टर्ब कर देता है, पंखा हवा नहीं देता है, ठीक है। अब ये किसने कहा था आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिए, निम्न में से कौन खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग होता है? बताइए, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होता है? बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियां, पुंकेसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्त्री केसर। बताइए, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होता है? 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंखुड़ियाँ। जो पीटल्स होती हैं वो खिले हुए फूल, देखो फूल खिल जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देंगी? पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी, है ना भैया। देखो कौन सा फूल बना दिया, बन गया कि नहीं बन गया? बन तो गया फूल, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये क्या है? ये फूल है और ये पंखुड़ियाँ हैं, है ना। अच्छा बन गया यार, हमने सोचा नहीं था। तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं, खिलने के बाद में सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है? ये पंखुड़ियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो पीटल्स यानी पंखुड़ियाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगी। यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, देखिए। तो खिले हुए फूल का सबसे प्रमुख और आकर्षक हिस्सा उसकी पंखुड़ियाँ पीटल्स होती हैं। ये विभिन्न रंगों में होती हैं और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करती हैं। इनका काम क्या रहता है? जितना खूबसूरत पुष्प होगा उतने ज़्यादा कीट जो है वो इस पर आने का प्रयास करेंगे, आकर्षित होंगे, और उतना ज़्यादा जो है यहाँ से मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागण जो की जो क्रिया है वो आराम से हो सकेगी। चलिए 7 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, एक नवजात लगभग कितनी सांस लेता है? यानी कि एक नवजात की सांस लेने की दर आपसे पूछी गई है। 1 मिनट में 80 से 90, 1 मिनट में 30 से 60, 60 से 75, 15 से 25। कितना लेता है भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है जो एक नवजात होता है, यानी कि जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ है। और लेकिन इनकी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी तेज होती है। सांस लेने की गति धीरे होती है लेकिन हार्ट बीट काफ़ी तेजी होती है। देखिए, जन्म के समय एक नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक होती है। सामान्यतः 30 से 60 सांस वो प्रति मिनट में ले सकता है, ठीक है, और धड़कन इससे भी ज़्यादा तेज होती है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 8 है, डीएनए प्रमुख रूप से कोशिका के डैश में संचित होता है। बताइए, डीएनए कोशिका में कहां पर संचित होता है? कोशिका द्रव में, नाभिक में, प्लाज्मा झिल्ली में, गोल्जी बॉडी में, कहां पर होता है भैया? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक में रहता है। कहां पर? नाभिक में। तो डीएनए मुख्य रूप से कहां पर रहता है? कोशिका के नाभिक में डीएनए रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। सॉल्यूशन देखिए, तो कोशिका में डीएनए प्रमुख रूप से केंद्रक यानी कि नाभिक के अंदर गुणसूत्रों के रूप में मौजूद रहता है। कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, एक समपार्श्वनी प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की किरणों को कितने रंगों में विभाजित कर सकता है? भाई प्रिज्म होता है ना, इस तरह से सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं, 7 रंगों में बांट देता है, फिर लिखा रहता है बैजानी, हपी, नाला। ये वाला पूछा गया, प्रिज्म के बारे में पूछा गया, कितने रंगों में बांट देता है? तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में जो है बांट देता है, जो प्रिज्म होता है, त्रिभुजाकार ये प्रिज्म होता है। देखिए, तो जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो अपने घटक रंगों में विक्षेपित हो जाता है। ये प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है। कौन कौन से में? विबग्योर, ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल की होती है, बहुत दूरी तक जा सकता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग हम खतरे के संकेतक के रूप में करते हैं। सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम बैगनी की होती है, इसलिए बैगनी रंग बिखर जाता है, हमको दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है मेरे भाई, आगे सारी बात समझ में, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड श्रेणी का है? बताइए, लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व इनमें से कौन सा है? फ्रेंसियम, सेरियम, एक्टिनम, पोलेनियम, कौन सा भैया लैंथेनाइड श्रेणी का? प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सेरियम है वो लैंथेनाइड श्रेणी का होता है। देखिए, आवर्त सारणी में 2 बार पूछा गया ये प्रश्न। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। सेरियम जिसका जो नाम है, जिसका जो सूत्र है वो Ce होता है, परमाणु क्रमांक 58 है, अतः यह एक लैंथेनाइड तत्व है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, वायुगतिकी। वायुगतिकी से आप क्या समझते हैं? बताइए, वायुगतिकी से आप क्या समझते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। एरोडायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। अब अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वायु या गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है कि वायु और गैस कितनी तेजी से गति कर रही है, इसको पढ़ने की क्रिया, इसको जानने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वायुगतिकी कहलाती है। वायुगतिकी यानी कि एरोडायनामिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हवा या किसी अन्य गैस के प्रवाह में ठोस वस्तुओं की गति और उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें ठोस कण कितने घूम रहे हैं, भाई जितनी तेजी से बहेगी उतने ज़्यादा ठोस कणों को लेकर के जाएगी। तो इसी बहने की गति की जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? वायुगतिकी कहते हैं। 12 नंबर देखिए, ये रहे 12 नंबर आपके सामने। कह रहे हैं, वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण का ये प्रश्न है। आप जानते हैं पर्यावरण भी काफ़ी ज़्यादा जो है पर्यावरण पूछा जाता है ESB एप्टेक के द्वारा, इसीलिए हमने
पर्यावरण की जो 39 रुपये वाली PDF है वो हमने पर्यावरण की PDF आप लोगों को दे दी है। जिन लोगों ने बैच में एंट्री ली है उनको ये 39 रुपये वाली पर्यावरण की PDF फ्री मिली है। साथ ही साथ में 5000 का जो ब्रह्मास्त्र है कंप्यूटर का, जिसकी प्राइस 99 रुपये है, ये भी आपको फ्री में मिल रही। मानी 198 में आपको 138 रुपये की चीज़ें तो फ्री में ही मिल रही हैं। 5000 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना, वो आपको फ्री मिल रहा है। और ये जो भी हमने 39 रुपये वाली अलग से एनवायरनमेंट दी, एनवायरनमेंट की PDF कोई भी नहीं दे रहा है, लेकिन हमने इसलिए दी है क्योंकि भाई एपटेक ने रिसेंट एग्जाम आपका हुआ जेल प्रहरी का और डिप्टी जेलर का और आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का, यहाँ पर भर भर के पर्यावरण पूछी है, यानी अब वो पर्यावरण की ओर फोकस कर रहा है, इसलिए हमने इसको आपको अलग से दी है। ये दोनों चीज़ें फ्री आपको मिल रही हैं। जो लोग नोट्स दिए होंगे उनको ये चीज़ें कल डाल दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलो, कौन थी भैया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सालू मर्दा थिमक्का। सालू मर्दा थिमक्का जो है ये वो वयोवृद्ध महिला है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, तो सालू मर्दा थिमक्का कर्नाटक की एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। उन्होंने अकेले होलिकर और कुदूर के बीच 4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बरगद के सैकड़ों पेड़ लगाए। उनके इस निस्वार्थ योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और बाद में जो वो बरगद के पेड़ लगाए गए थे सड़कों के किनारे किनारे, उन्होंने भैया सड़कों को घेरना चालू कर दिया, यानी कि एक बहुत ही घने हो गए। तो भैया जब सड़क को चौड़ी किया जाने लगा तो इन्हीं वृक्षों को काट दिया गया, ठीक है ना। ये होता है, इतनी मेहनत करके उन्होंने लगाया था पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इसको जो है काट दिया गया, ठीक है भाई। तो ये सिस्टम है। अगला देखिए 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी H2O का pH मान कितना होता है? बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का pH मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 7, 8 या 9? कितना होगा pH मान? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 ही रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 7। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का pH मान सदैव मतलब ठीक 7 होता है, जिसका अर्थ है यह पूरी तरह से उदासीन न्यूट्रल है, ना तो ये अम्लीय है ना ही क्षारीय होता है। ये आप जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बीच बीच में कौन होता है? 7। 7 का मतलब पानी, और यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो उदासीन हो जाती हैं। आगे बढ़िए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं, हाइपो कहते हैं, फिटकरी, बोरेक्स। सही आंसर D2O, सूखी बर्फ, इसको हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है क्योंकि यह पिघल करके तरल नहीं बनती बल्कि सीधे गैस, ऊर्ध्वपातन की मदद से गैस में बदल जाती है। इसका उपयोग अक्सर शीतलक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जहां पर आप कभी बर्फ की सिल्ली लेने जाते हैं ना, तो वहां पर इसी का प्रयोग किया जाता है, ड्राई आइस का ही प्रयोग किया जाता है। और ये एक ऐसी आइस होती है, देखो नॉर्मल जो ठोस चीज़ें होती हैं, जो आपकी ठंडी चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? पहले मतलब कि पिघलती हैं, पिघल करके उसके बाद पानी में बदल करके फिर वाष्पीकरण होती हैं, उड़ती हैं। लेकिन ये ड्राई आइस क्या करती है? ये डायरेक्ट ठोस से सीधे बदल जाती है, किसमें? गैस में बदल जाती है। वाष्पीकरण नहीं होता है, ये द्रव में नहीं बदलती है, डायरेक्ट जो है बदल जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका 2 उदाहरण बहुत पूछा जाता है। एक तो जो कपूर वाला है, कपूर का जलना किस प्रकार का है? ये भी ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, सब्लिमेशन की क्रिया होती है। एक जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, जब आप सर्दियों के कपड़ों को पहनने के बाद में गर्मी आ जाती है तो उन कपड़ों को बक्से में रखते हैं, तो नेफ्थलीन की वाइट कलर की गोलियां डाल देते हैं जिससे कि बदबू ना हो। और कुछ टाइम बाद जब अगली बार आप निकालते हैं तो नेफ्थलीन की गोलियां आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। बस आपको इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो गद्दे वगैरह रखे हुए थे, तकिए वगैरह रखा हुआ था, उसमें बदबू नहीं आती है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर है पोलियो जो है वो किसके कारण होता है? किस वजह से पोलियो होता है? बताइए। जीवाणु, परजीवी, कवक, वायरस। किसकी वजह से होता है? तो सब जानते हैं वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से पोलियो हो जाता है। देखिए तो पोलियो माइलेटिस, पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस मुख्य रूप से तंत्र पर हमला करता है जिससे पक्षाघात हो सकता है। पोलियो वालों काफ़ी केस आपने देखे ही होंगे, है ना। अगला 16 नंबर। अब पोलियो भारत से पूरी तरह से जो है मिटाया जा चुका है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग को संदर्भित करता है? बताइए कौन सा क्रॉसिंग को संदर्भित करता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब अपन सीधे प्रश्न के आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो संकरण होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये जो है विभिन्न पौधों को एक दूसरे में मिला करके नए प्रजातियों को बनाने की क्रिया को संकरण कहते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक रूप से 2 पौधों या जीव प्रजातियों के बीच क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतति होती है उसे हम हाइब्रिड यानी कि संकर कहते हैं। कहते हैं संकर धान हो गया भैया, संकर बाजरा हो गया। तो 2 विभिन्न प्रकार के बाजरा को एक साथ में मिला करके एक नया बीज बनाया जाता है, इसी को संकर बाजरा कहते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ें 17 नंबर पर देखिए, वर्मी कंपोस्ट निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? बताइए वर्मी कंपोस्ट को कैसे तैयार करते हैं? शैवाल से, अमीबा से, वायरस से, केचुए से? किससे तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केचुए की मदद से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाने की एक विधि है जिसमें केचुओं का उपयोग करके जैविक कचरे जैसे गोबर, सड़े हुए पत्ते को उत्तम दर्जे की खाद में बदला जाता है। आगे बढ़ें, केचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है, ये मिट्टी को भुरभुरी करने का काम करता है। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? बताइए नाइट्रीकरण की मदद से किसको परिवर्तित किया जाता है? अमोनिया को नाइट्रेट में, अमोनिया को N2 में, N2 को नाइट्राइड में या फिर N2 को नाइट्रेट में, किस में परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनियम को नाइट्राइड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। तो नाइट्रीकरण वह सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें मृदा में मौजूद अमोनिया या अमोनियम आयन का ऑक्सीकरण पहले नाइट्राइड में होता है फिर नाइट्रेट में होता है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 19, हृदय की धड़कन की गति को मापने के लिए, एक मिनट, मापने वाला नहीं बुझाए, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती, किस वजह से हृदय की धड़कन की गति बढ़ जाती है? परिंधी तंत्रिका की वजह से, अनुकंपी तंत्रिका की वजह से, प्राणुकंपी तंत्रिका की वजह से या फिर कपाल तंत्रिका की वजह से? कौन सी ऐसी तंत्रिका है, कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसकी वजह से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका की वजह से ये जो है हृदय की धड़कन बढ़ती है। तो देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ANS हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तनाव या डर के समय हृदय गति को बढ़ाता है, जबकि जो प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो इसे कम करने का काम करता है। तो किसी किसी को डर की वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अभी आपने एक केस देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का बच्चा, तो उसको मैडम जी जो है वो मतलब डांट रही थी या मार भी रही थी शायद, स्कूल में होमवर्क करके नहीं आया था, तो उसको अचानक से बहुत ज़्यादा डर लग गया और फिर क्या हुआ, वो छोटा सा बच्चा, उसको हार्ट अटैक आ गया और द एंड हो गया, मतलब वो खत्म हो गया उसका। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, है ना। तो ये इसी वजह से होता है कि अचानक से अगर डर लगता है, जो हमारी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होती है वो हृदय गति को बहुत तेज कर देती है, जिससे क्या होता है, हृदय फेल हो जाता है। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा? बताइए कौन सा तत्व है जो पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, क्रिप्टन? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसी का प्रयोग दालों के जो जड़ें होती हैं वो इसका प्रयोग नाइट्रीकरण में करते हैं और इस नाइट्रोजन को खींच करके जो राइबोजीम वगैरह होते हैं वो मिट्टी में मिला देते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हवा में इसकी मात्रा लगभग 78% होती है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन का स्थान आता है। 21 नंबर पर चलिए, 21 नंबर है, क्लोरोफिल का डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। किसके द्वारा क्लोरोफिल को पहले अलग किया गया फिर नामित किया गया था? बताइए, केवेंटू ऑफ लेटियर, क्लोरोफिल या फिर पेलेटियर, किसके द्वारा किया गया था भैया? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवेंटू और पेलेटियर के द्वारा किया गया था। तो वर्ष 1817 में दो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों पियरे जोसेफ पेलेटियर और जोसेफ बीएनएम केवेंटू ने सबसे पहले पत्तियों के हरे रंग के वर्णक को पृथक किया और उसका नाम क्या रखा था? क्लोरोफिल उसका नाम रखा था। देखो क्लोरोफिल भी ऑप्शन दे दिया कि कोई, आप ये समझोगे क्लोरोफिल नाम का कोई वैज्ञानिक होगा, उसने अपने नाम पर रख दिया, तो बहुत सारे लोग इसको ही लगा के आ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर अटेंशन में रहना है कि क्या पूछा जा रहा है। चलिए, रिकेट्स जो है विटामिन इसकी कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? बताइए, ये रहे 4 ऑप्शन, B12, C, K या फिर D। किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग है। हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? जब हम सूर्य की रोशनी लेंगे। सूर्य की रोशनी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, एकदम कमजोर हो जाती हैं हड्डियां। यहाँ पर देखिए, रिकेट्स जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली हड्डियों की बीमारी है जो शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होती है। इससे हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव। भैया ये तो बहुत पूछता है, एप्टेक इसको भर भर के पूछता है। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। हम सीधे आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन बी है, देखो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। आप समझो क्या कह रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूरज जी है, ठीक है, सूरज भगवान है, ये है समताप मंडल और यहाँ पर है ये ओजोन परत। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, रोशनी इस समताप मंडल से होते हुए ओजोन परत पर जाती है। ओजोन परत यहाँ से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब फिल्टर हुआ है जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर टकराया, पृथ्वी से वापस लौटना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें मिलकर के एक ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं, जिससे ये प्रकाश जो है पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाता है और यहाँ पर रह जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का वायुमंडल हमको गरम गरम मतलब समझ में आता है, गरम गरम महसूस होता है। अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव ना होता तो फिर क्या होता है, जितना प्रकाश
प्रकाश आ रहा है उतना प्रकाश वापस चला जाता और जो पृथ्वी हमारी ये गर्म नहीं होती तो ये क्या हो जाती, एक बर्फ का गोला बन जाती। ठीक है, तो एक मिनिमम जो टेम्परेचर होता है जिस पर इसको गर्म होना चाहिए उतना तो हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम रेफ्रिजरेटर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फ्रिज बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, डीओ बहुत लगा रहे हैं, तो इन तीनों में से क्या निकलती है, CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जा करके इस जो ओजोन परत है ना, इस ओजोन परत में क्या कर रही है, होल कर दे रही, बड़े बड़े गड्ढे बना दे रही है ओजोन परत में, समताप मंडल में। अब ये गड्ढे होने से क्या होगा, ये जो प्रकाश की रोशनी है वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आएगी और ओजोन परत इसमें से यूवी किरणों को रोक नहीं पाएगी। पृथ्वी पर आने से ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। जो मानव होते हैं, मानवों के लिए स्किन कैंसर पैदा कर सकती है। और समुद्री गाय जो होती है, वो जो एक प्रकार की घास को खाती है, वो घास जो है, जो प्लेंटेन घास होती है, वो समुद्रों में पाई जाती है, उसको ये नष्ट कर देती है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए जो है आजकल एसी वगैरह में उसका क्या अमोनिया का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये CFC का प्रयोग रोका जा रहा है। चलो, अब ये पूरा हमने समझा ही दिया, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 24 नंबर पर चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्या है, कलर चेंज कर लें, 1 मिनट। लोहे की कीलों से भरी एक नाव झील पर तैर रही है। जब नाव से लोहे की कील हटा दी जाती है तो जल स्तर डैश हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, ज्ञात नहीं किया जा सकता, गिरता है, स्थिर रहता, ऊपर उठता है। बताइए क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई नाव है, ठीक है, नाव बनाएं, कैसे बनाएंगे, ये रहा नाव, ठीक है, ये सर कौन सी नाव बना दी, ठीक है, ये पानी में नाव तैर रही है, इसमें बहुत सारी कीलें लगी हुई हैं इस तरह से, ठीक है ना, ये कीलें लगी हुई हैं। अब क्या हुआ, ये आराम से तैर रही थी। जब नाव से इन लोहे की कीलों को हम हटा लेंगे, सारी की सारी कीलें जो है वो हमने निकाल ली हैं, तो कह रहे हैं कि जल का स्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जब इन कीलों को हम निकालेंगे तो नाव में वजन कम होगा, वजन कम होगा, नाव थोड़ी सी ऊपर आएगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी तो ये जो पानी का स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई नाव अपने भार कील सहित बराबर जल विस्थापित करती है। नाव में कील का घनत्व पानी से अधिक है, इसलिए जब कीलें पानी में डाली जाती हैं तो वे अपने आयतन के बराबर पानी हटाती हैं, जो नाव में रखे होने पर अपने भार के बराबर विस्थापित पानी से बहुत कम है। फलस्वरूप जो समग्र जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। 25 नंबर पर चलिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें काम करता है। 25 नंबर है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का गलनांक क्या होता है। बताइए कैसे, कितना गलनांक होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का गलनांक। समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो शुद्ध 100% एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ठंडे तापमान पर यह बर्फ जैसा क्रिस्टल बना लेता है। इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गल जाएगा, 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में बात करें तो 290 केल्विन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ये 25 प्रश्न आपके कौन से थे, 4 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट वाले। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 2 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 3 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने यहां से। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। बताइए कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे आवश्यक होता है। बताइए पवन ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कौन सा है जो सबसे स्वच्छ हमें ऊर्जा देगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। भाई सौर ऊर्जा जो होती है, क्या करते हैं हम, सौर सेल पैनल लगा देते हैं, इस तरह का पैनल होता है। आजकल तो देखो हर किसी के घर पर जो है छत पर देखने को मिल जाता है ना। जरा सा भी जो समझदार होगा, बिजली के बिल को बचाना चाहेगा, वो अपने छत पर इस तरह का पैनल लगवा लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सूरज की रोशनी है इस पर आएगी और इसमें जो एब्जॉर्ब करके यहाँ पर बैटरी लगी रहती है, बैटरी को फिल कर दिया जाता है और बैटरी चार्ज हो जाती है और यहाँ से घर की जो लाइट होती है उसमें इसका कनेक्शन दे देते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा जो है, कह सकते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा सर्वोत्तम ऊर्जा का साधन माना जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 नंबर देखिए, 27 है, कल आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा। ठीक है, हिंदी के प्रश्न और इंग्लिश के प्रश्न, PYQ क्या, उसमें तो हम वो लेके चल रहे हैं ना, चैप्टर वाइज लेकर के चल रहा है PYQ, है ना। तो उसमें चैप्टर वाइज PYQ कवर करेंगे, यानी कि आपको हिंदी में जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चन कल आपके आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए चैप्टर कौन सा कवर करना है वो देख लेंगे। शायद इंग्लिश में नाउन कवर करना है ना, क्योंकि टेंस और एक्टिव पैसिव हो चुका है। नाउन और एडजेक्टिव कल कवर करेंगे हम, किसमें, उसमें क्या नाम है आपके, इंग्लिश में। और हिंदी में भी देखते हैं, हिंदी में अगला क्या था, वर्णमाला हो चुकी है और तत्सम तद्भव हो चुके हैं। ठीक है ना, जितनी प्रश्न तत्सम तद्भव से PYQ में पूछे गए थे एपटेक के द्वारा 2025-26 में, वो सारे हमने एक साथ में कवर कर लिए थे। अब कल कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे।
चलिए भैया, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना या फिर किरीट हम कहते हैं। सूर्य की जो ये सूर्य है, इसकी सबसे बाहरी जो परत होती है, इसका तापमान 6000 केल्विन के आसपास होता है, तो इसको हम किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। देखिए, सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। यह परत अत्यधिक गर्म होती है और इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, जब सूर्य का मुख्य भाग चंद्रमा के द्वारा छिपा लिया जाता है। भाई ये सूर्य है, सूर्य के ऊपर चंद्रमा आ गया है। अब जब चंद्रमा आ गया तो जितनी भी रोशनी थी वो इसके आर पार होकर के गुजरेगी, मतलब कि किनारे किनारे से गुजरेगी चंद्रमा के। और जब ये रोशनी किनारे किनारे से गुजरती है तो एक राउंड शेप बन जाता है, जिसे हम किरीट या फिर कोरोना कहते हैं, और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही हमको दिखाई देता है। अगला देखिए, ये देखिए आपका एनवायरनमेंट का प्रश्न है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? कौन किसको खाता है, इसकी सही खाद्य श्रृंखला कौन सी होगी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। भाई घास से तो सबकी शुरुआत हो जा रही है, ठीक है। अब घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा कीट। अब घास को गरुड़ थोड़ी खाता है, ना घास को मेढक खाता है, ना घास को सर्प खाता है, तो एक ही मिल गया सीधे, घास कीट मेढक सर्प गरुड़। यानी घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खा लेगा, सर्प को गरुड़ खा लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, घास क्या है? घास यहाँ पर उत्पादक है। कीट क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। सर्प क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। और गरुड़ क्या है? ये सर्वोच्च मांसाहारी है, जो सबसे लास्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं। बकरी वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा? शेर सबसे लास्ट में आ जाएगा। घास रही, घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खा लेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 29 कह रहे हैं मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सामान्य रेंज कितनी होती है? कितनी आवृत्ति को हम जो है सुन सकते हैं? तो हम भाई 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है उसी को सुन सकते हैं। तो 10 गलत हो जाएगा, 26 गलत हो जाएगा, 24 गलत हो जाएगा, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाने वाला है मेरे भाई। ये रहा सॉल्यूशन। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम अपश्रव्य कहते हैं, यानी कि इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या है? निम्नलिखित में भाई अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, वो अल्ट्रासोनिक की मदद से ही होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? बताइए, चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कौन से उद्योग में करते हैं? पेट्रोल रसायन में, सीमेंट में, उर्वरक में, एल्यूमिनियम में। भाई पेट्रोल में तो पेट्रोल का काम आएगा, ठीक है। उर्वरक में इसका काम नहीं रहता, एल्यूमिनियम में काम नहीं रहता। सीमेंट उद्योग में जो है हम किसका काम करते हैं? चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप बता सकते हो? एमपीजीके चेक कर लें, तुम्हारी एमपीजीके कितनी अच्छी है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर जो है सीमेंट का सबसे पहला कारखाना लगाया गया था? चलो बताओ, सीमेंट का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखते हैं कितनी तगड़ी है आपकी एमपीजीके, और कमेंट करेंगे तो एमपीजीके को भी हम चैप्टर वाइज करवाएंगे, या फिर जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं एमपीजीके के, वो भी करवाएंगे रीसेंट एग्जाम के, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तब। चलो 31 देखो, कह रहे हैं CO2 के गठन के कारण चूने के पानी को दूधिया बना देता है। कौन कौन बनाता है भैया? कौन ऐसा है जो चूने के पानी को दूधिया रंग का बनाता है? CaCO3, CA2O2 या फिर CaOH का होल्ड है CA2O3, कौन करता है भैया? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 की वजह से जो चूने का पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है और गर्म हो जाता है, बुलबुला छोड़ता है। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी कि CaOH के होल्ड से गुजारा जाता है तो यह प्रतिक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पानी का रंग कैसा हो जाता है? मिल्की वे यानी कि दूधिया रंग का हो जाता है। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? बताइए, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? बताइए। यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है, या तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है, या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, या हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया करता है? बताइए, क्यों हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एक प्रदूषक मानते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, या हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया कर लेता है, यानी कि जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बह रहा है इसके साथ अपक्रिया करेगा और उस हीमोग्लोबिन को जाम कर देता है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से मृत्यु तक हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जो जानलेवा हो सकता है। भाई ये पूरी जगह घेर लेता है ना, अभी तक ऑक्सीजन के लिए जगह जा रही थी, अब इसने पूरी जगह घेर ली है, अब ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है तो दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसको दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। तो जो लोग आग से जल करके मरते हैं ना, तो जलने की वजह से कम मरते हैं। वो मरते क्यों हैं? क्योंकि उसमें धुआं इतना भर जाता है, उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, जो हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है और दम घुटने से जो भी लोग जलने से मरते हैं, अगर वैसे जलने से मरते कम हैं, क्योंकि
जलने से आदमी नहीं मरता, जलने से उसकी स्किन ऊपर की जल जाती है। अगर आदमी मर रहा है तो क्यों मरता है? वो धुएं की वजह से मरता है, जो उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी ऑक्सीजन की रास्ते को ब्लॉक कर देती है और धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कौन सा भैया कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है? वायरस, पौधे, कवक, बैक्टीरिया, कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो वायरस है ये कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता है, आइए देख लेते हैं। वायरस विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कोई पूर्ण कोश की संरचना जैसे कोश का झिल्ली, कोश का द्रव, ये सब नहीं होता है। इसलिए ये स्लाइडन और स्वान द्वारा दिए गए कोश का सिद्धांत, सेल थ्योरी का पालन नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, तो आप कहेंगे वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। 34 नंबर देखिए 34, कह रहे कांच की एक साफ प्लेट पर पानी की बूंदें फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंदें गोलाकार बनी रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? यानी कांच की कोई वो है प्लेट, ठीक है, उस पर आपने क्या किया, उस पर आपने बूंदें गिरा दी, किसकी? पानी की। पानी की बूंदें जब कांच की प्लेट पर गिराओगे तो ये पानी की बूंदें तो फैल जाती हैं, लेकिन अगर इसी पर आप क्या कर रहे हो, पारे को गिरा रहे हो, पारा जब गिराओगे ना तो ये गोल का गोल ही रहेगा, ये नहीं फैलेगा। वही कह रहे हैं कि ये आखिर क्यों नहीं फैलता, क्या रीजन है? आइए देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पारे का ससंजन कांच के साथ इसके असंजन से अधिक हो जाता है, ठीक है, जो ससंजन बल लगता है वो उसके असंजन बल से अधिक हो जाता है, इसकी वजह से पारा जो है वो इस पर फैलता नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर दिया गया है। 35 नंबर देखिए 35 क्या है? वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को हम कैसे मापते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर की मदद से हम वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 36 नंबर 36 है प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम? ये रहा 4 ऑप्शन, सामान्य जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के लिए जिम्मेदार रहता है प्लाज्मोडियम परजीवी, या एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग का कारण बनता है। 37 देखिए 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है भैया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। पानी में घुलनशील कौन है? हमने आपको ट्रिक बताई थी, WBC, यानी कि वाटर में कौन घुलेगा? बी और सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ये आपका विटामिन बी और विटामिन सी ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन जो सी है वो वाटर में घुलनशील होता है, ठीक है, WBC, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। चलो 38 नंबर देखो, निम्न में से कौन नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने का परिणाम नहीं है? अगर नियमित रूप से आप दांतों पर ब्रश करेंगे तो उनमें से कौन सा एक परिणाम नहीं है, बताइए। ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे मसूड़ों की रक्षा करता है, मसूड़ों की रक्षा तो करता है, सांसों की दुर्गंध कम करता है भैया, हमारे दांतों फंसे भोजन कणों को निकालता है, ये भी करता है, लेकिन ये थोड़ी करता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने से क्या मतलब है भाई? दांतों के लिए काम करेगा, मांसपेशियों के लिए काम थोड़ी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 देखिए 39 नंबर, भोजन को संरक्षित करने के लिए सिरके का उपयोग क्यों किया जाता है? भाई क्यों हम सिरके का उपयोग करते हैं? देखो आपने सिरका खाया है, सिरके में क्या रहता है? सिरके में आम की फली डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, और जो भी चीज़ आप सिरके में डाल रहे हो, जैसी आज डाल रहे हो वैसी ही आपको 1 साल बाद भी मिलेगी, यानी कि ना तो वो सड़ेगी, सड़ तो सकती ही नहीं है। तो चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए हम सिरके का प्रयोग करते हैं। अब वही पूछ रहे हैं कि क्यों हम प्रयोग करते हैं सिरके का। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH होता है, और ये एसिटिक अम्ल किसी भी चीज़ को सड़ने से रोकता है, ठीक है। तो देखिए सिरका जो विनेगर होता है, विनेगर में लगभग 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का अम्लीय स्वभाव बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को पनपने से रोकता है, पनपने ही नहीं देता है, बैक्टीरिया बन ही नहीं पाता बेचारा, पहले ही मार देता है, जिससे भोजन जैसे अचार लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अगला 40, क्रॉकस सटाइवस का वर्तिकाग्र है, बताइए किसका स्टिग्मा है क्रॉकस सटाइवस? किसका भैया? ये रहे 4 ऑप्शन, केसर का है, अदरक का है, चुकंदर का, हल्दी का, किसका स्टिग्मा है क्रॉकस सटाइवस? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केसर का जो स्टिग्मा होता है, जो सैफ्रॉन का स्टिग्मा होता है, उसे हम कोकस सटाइवस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, क्रॉकस सटाइवस एक फूल वाला पौधा है, इसके फूल के बीच में पाए जाने वाले लाल रंग के धागे नुमा हिस्सा वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा होता है, इसी को सुखा करके बहुमूल्य मसाला केसर तैयार किया जाता है। 41 देखिए 41 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है? कौन सी प्रक्रिया जो पौधे को ठंडा रखती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अनुवर्तन या फिर अंकुरण? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन हो जाएगा।
वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की पत्तियां यानी स्टोमेटा के माध्यम से अतिरिक्त पानी वाष्प बनकर के वायुमंडल में उड़ जाता है। भाई पौधों की पत्तियां में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ये खुलता रहता है, बंद होता रहता है। इससे क्या होता है कि जो अतिरिक्त पानी होता है वो बाहर निकल जाता है और पौधे क्या होते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पौधों को ठंडक मिलती है। जैसे आपका मटका होता है तो मटके में आप देखते हो ना कि मटके से हल्का हल्का पानी रिसता रहता है। मटका जितना ज़्यादा बाहर से गीला होगा उतना ही ज़्यादा वो ठंडा होगा। ठीक है, अरे मटका भी अच्छा बन गया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ठीक ठाक बन गया है ना। तो ये जितना ज़्यादा बाहर से गीला होगा वो समझ लो उतना ही अंदर से ठंडा होगा। इसलिए लोग कपड़े से भी इसको ढक देते हैं, इसका गीलापन सूखने ना पाए, हमेशा गीला बना रहे तो ये ठंडा ठंडा लगता रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। इसमें भी वही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो क्षेत्र हैं, ठीक है भैया, जिनमें डैश जलवायु स्थित होती है। कैसी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, सौम्य पाई जाती है, संतुलित पाई जाती है, गंभीर रूप से प्रदूषित है, या फिर चरम। कैसी पाई जाती है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चरम यानी एक्सट्रीम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं बहुत अधिक गर्मी और बारिश होती है, जबकि ध्रुवीय यानी पोलर क्षेत्रों में पूरे वर्ष अधिक बर्फबारी और भयंकर ठंड रहती है। दोनों ही स्थानों की जलवायु एक्सट्रीम होती है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंड का मतलब ऐसी ठंड नहीं, हाई लेवल की एक्सट्रीम की रहती है। और कहीं गर्मी अगर पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। चलें 43 पर देखिए। 43 क्या है, कह रहे हैं बेरिएटिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है। किस में परिवर्तन लाती है बेरिएटिक सर्जरी, फेफड़े में, पाचन तंत्र में, नाक की नली में, हृदय में। किस में परिवर्तन लाती है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाचन तंत्र में परिवर्तन लाने का काम करती है बेरिएटिक सर्जरी। ठीक है, देखिए तो बेरिएटिक सर्जरी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो अत्यधिक मोटापे से ग्रस्त मरीजों का वजन कम करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत पेट या आंत पाचन तंत्र के आकार को छोटा कर दिया जाता है ताकि व्यक्ति कम खाए, यानी कम खाओगे तो फिर शरीर में भी कम जाएगा। ठीक है, यानी जो ये तुम्हारी आंत जो इतनी बड़ी हो गई है ना, तो ज़्यादा खाना जो खा रहे हो ये आंत ही काट देते हैं, काट के छोटा कर देते हैं। अब तुम कम खाओगे, कम पचाओगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, शरीर का वजन कम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर 44 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट को व्यक्त किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है यह आपसे पूछ रहे हैं। क्या होता है भैया, 1 जूल कूलम होता है, 1 जूल प्रति कूलम होता है, 1 कूलम प्रति जूल होता है, फिर 1 जूल कूलम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट को 1 जूल प्रति कूलम से हम दर्शाते हैं। ये देखिए इसका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है। 45 देखिए, 45 क्या है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं। यानी कि ये सूरज की रोशनी है, ये कोई पृष्ठ है, इससे टकरा करके ये वापस जा रही है, तो ये जो रोशनी वापस जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। परावर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित कहेंगे, आपतित किरण, विस्तृत किरण, कौन सी किरण कहेंगे भाई बताओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जो टकरा करके वापस जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 46 क्या है, कह रहे हैं डैश एक चमकदार अधातु है। कौन सी है जो एक चमकदार अधातु है, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। कौन सी है चमकदार अधातु, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन एक चमकदार अधातु होती है। देखिए आमतौर पर अधातुएं नॉन मेटल मलिन डल होती हैं, लेकिन आयोडीन इसका एक अपवाद है। आयोडीन एक ठोस अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्रिस्टली रूप में होती है और इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, लस्टर जो है वो इसमें पाया जाता है। 47 निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, बताइए किसकी परमाणु संख्या 12 है। सल्फर की, क्लोरीन की, मैग्नीशियम की, सोडियम की। किसकी परमाणु संख्या 12 बताओ जल्दी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। बाकी की भी देख लेते हैं लगे हाथ। सोडियम की 11 हो जाएगी, सल्फर की 16 और क्लोरीन की 17 होती है, ध्यान रखना। चलिए 48 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके हम विलयन से विलेय को अलग कर सकते हैं। अवसादन, वाष्पीकरण, छानना, संघनन। किससे हम अलग कर सकते हैं भैया, विलयन को विलेय से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विलयन से विलेय को अलग कर सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुली संवहन तंत्र पाया जाता है, बताइए। ओपन वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बताइए कौन है ओपन वैस्कुलर सिस्टम वाला। चूहा है, मनुष्य है, पक्षी है या फिर तिलचट्टा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तिलचट्टा हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच की बहुत चर्चा हो रही है आजकल। ठीक है, तो कॉकरोच, तिलचट्टा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर का क्वेश्चन है, यदि u और v प्रारंभिक और अंतिम वेग हैं तो t समय में तय की गई दूरी s है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, बताइए। गति का समीकरण पूछा गया है। v² बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा, s प्लस ut बराबर 0.5 at² होगा, या फिर v माइनस ZT बराबर u होगा, या फिर v² बराबर u² माइनस 2as हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2as बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण है, v² बराबर u² प्लस 2as, जहाँ v जो है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और a क्या है, त्वरण है, और s जो है वो तय की गई दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है। तो ये 50 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के खत्म होते हैं। 5 मैराथन आपके लिए लेकर के आएंगे और उसके बाद हम चालू करेंगे, यानी कि आपकी 5 मैराथन पटवारी की आएगी, पटवारी के वाले पेपर की, यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। उसके बाद में आपकी मैराथन चालू हो जाएंगी, वो आपकी 2026 में जो एग्जाम एप्टेक ने करवाए हैं उनके साइंस के क्वेश्चंस की चालू हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाकी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब आप एडमिशन लेंगे तो इस तरह का आपको लेआउट देखने को मिलेगा। लिंक पर क्लिक करते ही ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा लेआउट आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आप अगर सामान्य ज्ञान जी के जीएस पढ़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके पूरे नोट्स खुल करके आ जाएंगे। कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर का पूरा जो ब्रह्मास्त्र दे रखा 5000 क्वेश्चन का वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमने एनवायरमेंट डाल दिया, 39 रुपये वाली जो एनवायरमेंट है, ये दोनों चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं, है ना। तो 99 139 यानी 138 रुपये का मटीरियल तो आपको फ्री में मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पर डाला गया, इसके कंप्लीट थ्योरी नोट्स है, पूरे PYQ हैं। सामान्य प्रबंधन इसमें डाला हुआ है, इसके कंप्लीट थ्योरी नोट्स है, पूरे PYQ हैं। रीजनिंग यहाँ पर है, मैथ यहाँ पर है। ठीक है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन धीरे धीरे डलने चालू हो रहे हैं। ठीक है, PYQ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन हमारे सुपर सिलेक्शन टेलीग्राम बैच से हुआ है उनको देख सकते हैं, इनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। डिप्टी जेलर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। सर आपके नोट से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक लिया ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया। थैंक यू सो मच सर, आपकी कंटेंट में सच में बहुत दम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, इनका डिप्टी जेलर का एग्जाम यानी सहायक जेल अधीक्षक 3 स्टार वाला एग्जाम निकला है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में एक और भाई हैं, ये देख सकते हैं सर जेल पहरी क्वालिफाई हो गया है, सारे क्वेश्चन फंसे थे, आपके क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिला था। ठीक है, ये देखिए ये इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और देखिए इनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्टलिस्टेड फॉर जेल पहरी 1 एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर्ड बाय योर ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस एंड आई थिंक दिस सक्सेस कम बाय सक्सेस जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में एक और लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, एक और दीदी हैं, इनका थोड़ा सा ब्लर आया है। देखिए सर जैसा जैसा आपने बताया था वैसा वैसा मैंने किया, सारे नियम को फॉलो किया, नोट्स पढ़े और आपने जो प्रैक्टिस सेट दिए थे वो प्रैक्टिस सेट लगाए, मेरा भी क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, इनका भी क्वालिफाई हो गया। ठीक है, ऐसे आप भी बता रहे हो कि सर मेरा भी एग्जाम निकल गया है, सर हम मंडी उप निरीक्षक बन गए हैं, सर हम सहायक जेल अधीक्षक बन गए हैं, या फिर सर हम पटवारी बन गए हैं, है ना। तो बस इस ग्रुप से जुड़ जाइए और कदम बढ़ा दीजिए सफलता की ओर। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए। डायरेक्ट पेमेंट करके आप टेलीग्राम बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर ही ये सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी हिंदी की आएगी, जिसमें हिंदी के अगले टॉपिक को हम जो चैप्टर वाइज PYQ चला रहे हैं 100 क्वेश्चन अगले टॉपिक के हिंदी कवर करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और इस तरह से हम जो है आपका सामान्य प्रबंधन का अगला वीडियो आएगा, सामान्य प्रबंधन को कवर करेंगे। इसी तरह से ये सीरीज जो है इस तरह से चक्रीय क्रम में चलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वो सब कुछ कब आएगा, जब आप लोग सहयोग दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अभी भी जिन लोगों ने नहीं लाइक किया है मेरे भाई, निवेदन है आपसे, अब तो क्लास खत्म हो गई ना भाई, जाते जाते एक अच्छा काम करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ और प्यारा सा कमेंट करते जाओ। यहीं पर शेयर का बटन है तीर का, उस पर क्लिक करके वीडियो को शेयर भी कर दो अपने सभी ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।